तो आज हम लोग समझने वाले हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो बहुत ही सही मॉडल था, मतलब इसने काफ़ी हद तक अपनी जो एटॉम के बारे में जो बातें थी वो इसने सही बताई थी, लेकिन कुछ कमियां भी रहीं इसके मॉडल की। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था वो? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर दो तो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी ऐसे पार्टिकल जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स। और बोल सकते हैं इसे हम हीलियम 4। क्या? हीलियम 4। यानी कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4 है। तो अगर हीलियम का एटॉमिक मास 4 होगा, इसका मतलब इसके अंदर दो प्रोटॉन प्रेजेंट है प्लस दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन अभी हीलियम 4 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हीलियम 4 के न्यूक्लियस की। तो हीलियम 4 का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा है इसने, यानी कि इसने अल्फ़ा पार्टिकल की क्या करी? बौछार करी। अब इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने लिया एक रेडियो एक्टिव सोर्स, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ऐसा सोर्स लिया जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल सकें। तो ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ये हमें देगा अल्फ़ा पार्टिकल्स। इन अल्फ़ा पार्टिकल्स का इसने करवाया बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है बौछार। क्या कराई? बौछार कराई अल्फ़ा पार्टिकल्स की। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स एक रेडियो एक्टिव सोर्स से लिए, उन्हें एक बीम की फॉर्म में, एक रे की फॉर्म में गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने बौछार करवाई। और इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी, क्या थी? थिकनेस वो थी 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। यानी कि बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली रदरफोर्ड ने, बिल्कुल पतली सी। और उसके ऊपर कराई इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार। ठीक है। इस गोल्ड फॉइल के पीछे उसने लगाई एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है? ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर कोई भी चीज़ आके टकराएगी तो वहाँ पे शाइन शो होगी या ग्लो शो होगा। ठीक है। ऐसी स्क्रीन इसने लगा दी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और इसको इसने कोट कर दिया जिंक सल्फाइड ZnS से। तो ये इसने पूरा सेटअप क्रिएट किया। ठीक है। अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट शुरू करा, यानी अब उसने रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकालना शुरू किया। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले, उन्हें इसने एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, उनको एक साथ लाके एक रे की फॉर्म में ले आया और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने बौछार करना शुरू करी। फिर उसने देखा कि पीछे की जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी वहाँ पे ग्लो शो हो रहा है, यानी ग्लो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ग्लो। यानी कि वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल आके टकरा रहे हैं। उसने वो जगह को मार्क कर लिया कि कहाँ कहाँ अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराए। ऐसे ये पूरा एक्सपेरिमेंट चलता रहा। जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली, यानी देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मुझे क्या क्या पता चला। तो उसे जो 3 मेन इम्पॉर्टेंट बातें पता चली। पहली बात क्या पता चली? कि 99% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट क्रॉस कर गए गोल्ड फॉइल को। इसका मतलब कि जैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, गोल्ड फॉइल में से वो स्ट्रेट निकल गया, एज इट इज़ निकल गया। ठीक है। बिल्कुल भी इसने अपने रास्ते को चेंज नहीं किया। यानी वो कैसे निकला? वो निकला अनडिफ्लेक्टेड, अपने जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वो चलता गया स्ट्रेट। ठीक है। ऐसा कितनों ने शो किया? 99%। यानी ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स ने ऐसा ही शो किया। कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट तो आए, लेकिन गोल्ड फॉइल के बाद से टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो गए, यानी अपने रास्ते से मुड़ गए थोड़े से एंगल पे। ज़्यादा एंगल नहीं, थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए वो पार्टिकल्स, और बहुत ही थोड़े से पार्टिकल्स ने ऐसा शो किया। और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन उसने करी वो ये करी कि 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक ऐसा पार्टिकल भी था जो जिस रास्ते आया गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वो उसी रास्ते वापस चला गया। यानी क्या हो गया? वो रीबाउंड हो गया, 180 डिग्री का एंगल बना के वापस चला गया। ये इसने थर्ड ऑब्जर्वेशन करी।
और इस थर्ड ऑब्जर्वेशन पे इसने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम में क्या है, ये ऑरेंज कलर से जो मैंने दिखाया है ये है गोल्ड फॉइल का एटम। गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनमें से एक एटम हमने लिया है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट क्रॉस कर गए। तो ये जो आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रहे हैं ये वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेट इस एटम के अंदर से निकल गए, बिल्कुल भी अपने रास्ते को चेंज नहीं किया, यानी मेजर अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए ये, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि जो ब्राउन कलर से नज़र आ रहे हैं आपको, ये अपने स्ट्रेट रास्ते से आ रहे थे लेकिन ये क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए अपने रास्ते से। और 12,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा भी था जो मैंने ये ब्लू कलर से दिखाया है, जो स्ट्रेट आया और उसी रास्ते वापस पीछे चला गया, ठीक है। ये 3 टाइप के इसने ऑब्जर्वेशंस देखे और इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से इसने एक कंक्लूजन निकाला, पता लगाया कि भाई क्या होगा एटम का मॉडल। तो पहली बात जो रदरफोर्ड को पता चली वो ये चली कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस, यानी ज़्यादातर एटम जो है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। अब ये बात इसे क्यों पता चली, ऐसा इसने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि उसने ये देखा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे वो स्ट्रेट निकल गए, यानी कि उनके रास्ते में कोई भी मैटर या कोई भी और पार्टिकल आया ही नहीं। इसका मतलब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, वो स्पेस क्या थी, एम्प्टी थी, खाली थी। और ऐसा कितने पार्टिकल्स ने शो किया था, 99% पार्टिकल्स ने ऐसा ही शो किया था, यानी ज़्यादातर स्पेस क्या था एटम का, खाली था, वहाँ पे कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। सेकेंड बात जो इसने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी एक पोर्शन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज। कहाँ प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब ये बात इसने क्यों कही, ये बात इसने इसलिए कही क्योंकि देखो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, बचे प्रोटॉन जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी रिजल्टेंट जो चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए, और न्यूक्लियस भी जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। अब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पास से गुजरे तो वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ते से मुड़ गए। और ऐसा बहुत ही थोड़े से पार्टिकल्स ने शो किया। इसका मतलब कि उसके सेंटर में जहाँ से वो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले वहाँ कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट थी जो पॉजिटिवली चार्ज थी, और वो क्या था, वो था उस एटम का न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे। आई बात समझ में। तीसरी बात इसने कही कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो एटम के साइज़ के मुकाबले 10⁻⁵ टाइम्स होता है। हमने देखा था कि एटम का जो साइज़ था वो था 10⁻10 मीटर। अब इसका भी कर दो 10⁻⁵ टाइम्स, यानी हो जाएगा 10⁻15 मीटर के इक्वल। बहुत ही एटम के साइज़ के रेस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, यानी न्यूक्लियस बहुत ही थोड़े से एरिया में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एटम का साइज़। एटम बहुत बड़ा होगा और उसके बहुत थोड़े से एरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बात इसने क्यों कही, ये बात इसने इसलिए कही क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन शो किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स ने, और ये वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल रिबाउंड हुआ था, ये दोनों ही क्या हुए, बहुत ही कम पार्टिकल्स ने ऐसा शो किया। मतलब बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट हुए और 12,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल रिबाउंड हुआ। यानी जो भी चीज़ उनके कांटेक्ट में आई, यानी जो पॉजिटिव चार्ज उनके कांटेक्ट में आया वो बहुत ही थोड़े से एरिया में था। ज़्यादा एरिया में होता तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा पार्टिकल्स शो करते, या ये रीबाउंड जो था ये ज़्यादा पार्टिकल्स शो करते। कम पार्टिकल्स ने किया। इसका मतलब
उनके कांटेक्ट में जो चीज़ आई, जो न्यूक्लियस आया, वो बहुत ही थोड़े से एरिया के अंदर प्रेजेंट था, उसका साइज़ बहुत छोटा था। इस वजह से कम पार्टिकल्स ये डिफ्लेक्शन शो कर पाए और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए। आई बात समझ। चौथा पॉइंट इसने ये कहा कि पूरे के पूरे एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। अब ऐसा इसने क्यों कहा? ऐसा इसने इसलिए कहा क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये एटॉमिक मॉडल दिया था, इस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इस टाइम तक नहीं की थी। इस वजह से रदरफोर्ड हमेशा यही कह रहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आज हम लोग ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ साथ में न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस होता पॉजिटिवली चार्ज ही है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते, इसमें न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के टाइम तक ये बात हमें पता नहीं थी, इसलिए वो यही कह रहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बात हम जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यानी प्रोटॉन के रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए एटम के मास के अंदर इलेक्ट्रॉन इतना कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, उसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। और पूरा का पूरा जो एटम का मास होता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन के मास के ऊपर और न्यूट्रॉन के मास के ऊपर। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने यही कहा कि उसका जो सारा एटम का मास है वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, जहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। हम लोग जानते हैं ये बात, ठीक है। तो लास्ट एंड फिफ्थ कंक्लूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इसके एटॉमिक मॉडल का, वो ये था कि अभी तक हमने प्रोटॉन्स की जगह डिसाइड कर ली, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी उस टाइम तक। बच गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। किस तरह रिवॉल्व कर रहा है? जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है और सन के चारों ओर हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं कि नहीं? उसी तरह वो सन तो क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो प्लैनेट्स। तो इसी तरह उस न्यूक्लियस के चारों ओर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर, डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व करते रहे हैं। ये उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मॉडल मैंने कहा बहुत हद तक सही मॉडल था, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी इसके मॉडल में। क्या कमियां थी हम वो समझते हैं। सबसे पहली कमी, भाई एक और मैक्सवेल साहब थे हमारे पास में। कौन थे? मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इनकी थ्योरी में इन्होंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि कोई भी दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। क्या है? दो चार्ज पार्टिकल्स, यानी दो ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर एक पार्टिकल के अराउंड दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते वक्त वो चार्ज्ड पार्टिकल अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज़ करेगा। आई बात समझ? दो चार्ज्ड पार्टिकल हैं हमारे पास में, एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो वो अपनी एनर्जी क्या करता जाएगा? लूज़ करता जाएगा। उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। और हम जानते हैं एनर्जी अगर कम होगी तो साथ साथ में उसकी जो स्पीड है घूमने की वो भी कम होती जाएगी। तो ये जो बात है ये मैक्सवेल ने कही। अब हमें इस मैक्सवेल की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड का जो उसका कंक्लूजन था उसे समझना है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। यानी दोनों क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं।
अब अगर हम ये बात मैक्सवेल की जानें कि दो चार्ज पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी लूज़ करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए तो इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी को क्या करना चाहिए, लूज़ करना चाहिए, जिसके कारण उसकी स्पीड कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन का अब देखो कि उसका मोशन कैसा हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है मेरे पास में, तो उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी तो ये इसकी स्पीड भी कम होगी, तो ये स्लो डाउन होता जाएगा, और एनर्जी कम होगी और कम होगी, और ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, जिससे एटम हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब रदरफोर्ड क्या हुआ, रदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, बट वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करता और साथ ही एटम स्टेबल भी रहता है। वो मैक्सवेल के इस पॉइंट को अपनी थ्योरी से प्रूफ नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि उसने ये तो कहा था कि भाई जो प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन डिफाइंड ऑर्बिट्स, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं समझा पाया। क्या नहीं समझा पाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो ये नहीं बता पाया कि पहली ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दूसरी में कितने होने चाहिए, वो ये बात नहीं समझा पाया। तो ये इसके मेजर ड्रॉबैक्स थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक था उसका ये वाला ड्रॉबैक। तो इस ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे नील बोहर, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिससे उन्होंने इस मॉडल के ड्रॉबैक्स को करेक्ट कर दिया। ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ओके।